हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब मैं क्या कहा था बच्चों, हमने इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर की थी एनसीईआरटी सीरीज 2026 के लिए। उस सीरीज में बच्चों हमने 2-3 चैप्टर देख लिए हैं। एक चैप्टर में सेल वाल देखा था और 2-3 चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के देख लिए। हमने जो अब चैप्टर स्टार्ट करके बच्चों वो है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करी। इसकी 1-2 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है, तो कल की क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं वापस से, फिर वापस से आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन्स की। कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन्स जो है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल वाला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल की क्लास में बेसिकली हमने बच्चों क्या देखा था, कल की क्लास में हमने मसल को देखा था। ठीक है, मसल को स्टार्ट किया था। मसल हमने देखी, मसल को हमने क्या किया, 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं मसल को। विसरल मसल्स बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं स्केलेटल मसल्स और एक बोल सकते हैं कार्डिक मसल्स। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ कि मसल्स का जो ओरिजिन होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मसल है उनका ओरिजिन कैसा होगा, मेसोडर्मल होगा। आप ऐसे देख सकते हो, एम से मसल, एम से मेसोडर्मल, मतलब मसल का ओरिजिन क्या होता है बच्चों, बेसिकली मेसोडर्मल होता है। ये बात हमें जाननी है। और हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट जो है बच्चों वो कौन बनाता है, मसल बनाती है। मसल को हम 2-3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। उनकी लोकेशन के बेस पे, उनके अपीयरेंस के बेस पे, और उनकी हम बोल सकते हैं उनका नेचर ऑफ कंट्रोल कैसा है, कि हम उन्हें कैसे कंट्रोल करें, उसके बेस पे हम 2-3 टाइप की हम क्या कर सकते हैं, मसल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो अपीयरेंस कैसा है मसल का, एक मसल्स का जो कंट्रोल करने का नेचर है वो कैसे, हम मसल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एक क्या था, मसल्स की लोकेशन कहाँ पे, कि मसल कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हमने देखा था बच्चों की लोकेशन के बेस पे, हमने बच्चों लोकेशन के बेस पे मसल को 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट है स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल है बच्चों, वो नाम से पता चला कि जो हमारा स्केलेटल कंपोनेंट होंगे, जो हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट है उनके साथ में अटैच हुई कौन बच्चों, हमारे स्केलेटल मसल। फिर आएगा बच्चों विसरल मसल। सेकंड मसल्स कौन सी हुई बच्चों, विसरल मसल्स। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे जो मसल प्रेजेंट है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, विसरल मसल्स बोलेंगे। ठीक है मैम। देन आता है बच्चों कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के तो नाम से हमें पता चला कि मैम कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो कार्डियक मसल बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हार्ट में प्रेजेंट होगी। हम हार्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए, उसमें हमने देखी थी स्पेशल कार्डियक मसल्स भी होती है जो ऐसे नोड बनाती है, नोडल टिश्यू। ठीक है, तो ये होता है बच्चों। फिर जो सबसे पहले हमने देखा जो स्केलेटल मसल्स, उसका हमने डायग्राम भी देखा था कि मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बच्चों कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप में। कैसी होगी बच्चों, सिलेंड्रिकल होगी। इस मसल्स के ऊपर क्या होता है, स्ट्राइशंस दिखते हैं हमें। हमने स्ट्राइशंस भी देखे थे, क्या होता है, आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, वो कहते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं अल्टरनेट, जिससे क्या होता है कि हमें क्या दिखते हैं, स्ट्राइशंस दिखते हैं स्केलेटल मसल्स पे। वहीं पे बच्चों स्केलेटल मसल्स को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हमारा जो कंट्रोल होता है बच्चों वो कैसे होता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है। क्योंकि हमने देखा था जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट लाइक हमारे लिम्स हो गए, हमारे हाथ हो गए, हमारे लेग्स हो गए, वहाँ पे क्या है बच्चों, हमारी स्केलेटल मसल्स अटैच है। तो मैं अपने हाथ को, अपने पैर को खुद की मर्जी से मूव कर सकती हूँ। मेरी खुद की मर्जी है, तो मतलब वो कैसा कंट्रोल हो गया बच्चों, वॉलंटरी कंट्रोल हो गया। और हमारे बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट में, पोस्चर में चेंज करने के लिए कौन सी मसल हेल्प करती है बच्चों, स्केलेटल मसल्स हेल्प करती है। फर्स्ट हम नहीं देखा। फिर बच्चों विसरल मसल्स के बारे में, जैसे मैंने बताया कि विसरल नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे मिलेगा बच्चों, हमारे इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा। लाइक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, जो हमारा इंटेस्टाइन हो गया, उसमें जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, उसमें इंटेस्टाइन में तो किसका हम बोल सकते हैं बच्चों, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंटेस्टाइन में तो होगा बच्चों फूड का। वहीं पे जो हमारा वो हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, उसमें किसका ट्रांसफर होगा बच्चों, गैमेट का होगा। ये इतनी बात हमें जाननी है। और हमें ये ध्यान रखना कि जो विसरल मसल्स होती है बच्चों, वो कैसी होती है, शेप में ऐसी होती है, स्पिंडल लाइक शेप होती है। दोनों जो एंड होते हैं इन्हें बोलते हैं टैपरिंग एंड। इनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, क्या, टैपरिंग एंड की मतलब किनारों से क्या होती है, पतली होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस मिलता है, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। वहीं पे हमने स्केलेटल मसल्स में देखा था कैसी कंडीशन होती है बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। स्केलेटल मसल्स में कैसी कंडीशन होती है बच्चे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और जो हमारी ये कौन सी मसल है बच्चों, विसरल मसल है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसके ऊपर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं दिखते। स्ट्राइशंस आर नॉट प्रेजेंट इन विसरल मसल्स। तो स्ट्राइशंस नहीं है तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्मूथ मसल बोलती है। ठीक है, और ये काम मिलेगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी। और इस पर कैसा कंट्रोल होता है बच्चों, इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। आप अपनी मर्जी से अपने गैमेट को जल्दी जल्दी मूव नहीं करवा सकते, कि अपनी मसल्स का कॉन्टैक्ट करके जल्दी जल्दी से उसको मूव करवा दो, किसको, क्या नाम है, गैमेट को। आप अपने इंटेस्टाइन में जो पैरास्टाइसिस होते हैं, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पैरास्टाइसिस बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होती है, तो आप अपनी पैरास्टाइसिस को अपनी मर्जी से नहीं रेगुलेट कर सकते हो कि आज मैं अपनी पैरास्टाइसिस को बढ़ा दूंगा। तो इस पे कैसा कंट्रोल हो गया बच्चों, इनवॉलंटरी कंट्रोल हो गया। ये आई हमारी सेकंड मसल कौन सी, विसरल मसल्स। देन बच्चों आती है हमारी थर्ड मसल, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स के तो नाम से हमें पता चला कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगी। जो कार्डिक मसल होती है बच्चों, ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है ऐसे। और ये कैसी होती है, ब्रांच होती है बच्चों, एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं। इनमें क्या मिलती है बच्चों में, ब्रांचेस देखने को मिलती है जो हमारी कार्डिक मसल्स होती है उनमें। ठीक है, एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और कैसी होगी, ये यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डिक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, और कैसी होती है, ब्रांच होती है। कार्डिक मसल्स में जहाँ पे जो एक हमें ऐसा डिस्क देखने को मिलता है जंक्शन पे, उसे बोलते हैं बच्चों इंटरकलेटेड डिस्क।
क्लैटेड डिस्क। और ये क्या होता है बच्चों, एक टाइप का गैप जंक्शन होता है जिससे आयन का ट्रांसफर हो सकता है। गैप जंक्शन से क्या हो सकता है, आयन का ट्रांसफर हो सकता है। तो इंटरक्लैटेड डिस्क किसका मेन फीचर है बच्चों, कार्डियक मसल्स का मेन फीचर, ये क्वेश्चन आ सकता है। कार्डियक मसल्स कैसी होती है बच्चों, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कार्डियक मसल्स कैसी होती है बच्चों, सिलेंड्रिकली शेप होती है। क्या होता है बच्चों, इनमें ब्रांचेस मिलती है और बच्चों इन पे स्ट्राइशंस भी दिखते हैं। जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस दिखे थे, वैसे टाइप के स्ट्राइशंस हमें कहाँ दिखते हैं बच्चों, कार्डियक मसल्स में भी दिखते हैं। और कार्डियक मसल नेचर में कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। कार्डियक मसल्स का नेचर ध्यान में कैसी होती है बच्चों, इनवॉलेंट्री होती है। तो ये बातें हमने पढ़ी कि इसके लिए मसल के बारे में। तो हमने 3 टाइप की मसल देख ली, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। उनके लोकेशन भी देख ली, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, नेचर भी देख लिया कैसा है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, स्केलेटल जो हमारा स्केलेटल मसल है, जो हमारी स्केलेटल मसल है बच्चों, इसको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। स्केलेटल मसल का हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, स्केलेटल मसल्स को ही पढ़ना है। और स्केलेटल मसल को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल्स को डिटेल में दिया हुआ है, उसको स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्केलेटल मसल्स कैसी दिखती है हमें। और उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा था बच्चों लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए हमने मसल सेल की चार प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हम देखा था। एक तो होती है एक्सटेंसिबिलिटी की, मसल सेल क्या हो सकती है, इतनी है तो एक्सटेंड हो सकती है। वहीं पे हमने पढ़ा था बच्चों कॉन्टैक्टिलिटी, अगर मसल सेल इतनी है तो मसल सेल कॉन्टैक्ट हो सकती है। तो मसल सेल की जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्टिलिटी वाली कॉन्टैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है, वो लोकोमोशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज होती है। ये बात हमने एनसीईआरटी में पहले पढ़ी हुई। तो इसलिए हम देखेंगे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो उसको हम देखेंगे। ओके मैम, इतना समझ में आ गया। फिर हमने देखा था बच्चों 2 प्रॉपर्टी देख ली, एक्सटेंड हो सकती है मसल सेल, कॉन्टैक्ट हो सकती है मसल सेल। उसी के साथ में बच्चों मसल सेल की प्रॉपर्टी थी इलास्टिसिटी, कि मसल सेल में क्या मिलती है बच्चों, हमें इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। जैसे रबर बैंड इलास्टिक होता है, एक बार उसको आपने एक्सटेंड कर दिया तो वापस से अपनी रियल पोजीशन में आ जाता है, जो उसकी रियल साइज और शेप होता है। वैसे ही बच्चों क्या होती है, जो हमारे मसल सेल को अगर मैंने इतना कर दिया तो वापस ही अपनी रियल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। वहीं पे बच्चों एक मसल सेल के पास भी प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी की। मसल सेल क्या हो सकती है, एक्साइटेबल होती है। कैसी होती है हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स आके उसको क्या देते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर छिड़केगा मसल्स के ऊपर आपके। जैसे हम पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन वाली थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें देखेंगे कि जैसे ही मसल सेल के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो मसल सेल क्या होती है, एक्साइटेबल सेल होती है। मसल सेल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आती है तो मसल सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है मसल सेल में। उस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मसल सेल में, जो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, मसल सेल एक्साइटेबल है। ठीक है, जैसे हमने कार्डियक मसल्स पढ़ी थी, हमने जो हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था एसए नोड जैसे ही बच्चों क्या देता है, सिग्नल देता है, तो जो हमारी मसल सेल होती है वो कैसी होती है, डीपोलराइज हो जाती है। और क्या हो जाता है, एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसे हमने डीपोलराइजेशन के टर्म्स पढ़े थे। इनको डिटेल में हम न्यूरॉन वाले चैप्टर पढ़े क्योंकि वहाँ पे अच्छे से हमें समझ में आएगा, बट यहाँ पे भी हम क्लियर करके चलेंगे इसको क्या होता है। तो मसल सेल कैसी सेल, बच्चों एक्साइटेबल सेल है। मसल सेल के पास इन्फॉर्मेशन आने से न्यूरॉन जब इन्फॉर्मेशन देता है, न्यूरोट्रांसमीटर डालता है मसल सेल पे, तो मसल सेल के पास क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, मसल सेल एक्साइटेबल सेल है। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी देखी हमने मसल सेल की, कॉन्टैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो इसमें से जो कॉन्टैक्ट करने की प्रॉपर्टी है मसल सेल की, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज होती है बच्चों कहाँ पे, हमारे लोकोमोशन में और हमारी मूवमेंट में। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है मैम। फिर बच्चों हमने देखा था कि जो हमारी स्केलेटल मसल है वो कैसे दिखती है। हमने इसमें 2 बैंड पढ़े थे, एक तो पढ़ा था आई बैंड और एक पढ़ा था ए बैंड। में थोड़ा सा बताऊँ, कल के लेक्चर में पता नहीं आपको समझ में आई नहीं है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे। देखो क्या होता है, ये बच्चों मैंने 2 लाइन बनाई है, देखो 1 मिनट रुको। ये बच्चों ये है आपकी जेड लाइन, ये मैंने क्या बनाई है बच्चों, ये जेड लाइन बनाई है। जेड लाइन क्या होती है, इलास्टिक फाइबर होती है। आपको ध्यान रखना जेड लाइन की प्रॉपर्टी, जेड लाइन क्या होती है बच्चों, इलास्टिक फाइबर होती है। हमने बोला ना कि स्केलेटल मसल्स में, मैंने बोला कि आपको एक स्केलेटल मसल्स है तो उस पर ऐसे स्ट्राइशंस दिखेंगे। तो ये स्ट्राइशंस किसके वजह से होते हैं बच्चों, अल्टरनेट क्या होते हैं, हमारे आई बैंड और ए बैंड जो होते हैं अल्टरनेट और पैरेलली अरेंज होते हैं। आई बैंड और ए बैंड के अल्टरनेट और पैरेलली अरेंज होने की वजह से क्या होता है, मसल सेल पे स्ट्राइशंस दिखते हैं। क्योंकि आई बैंड जो होता है वो थिन होता है, आई बैंड किससे मिलकर बनाते हैं, थिन फिलामेंट से मिलकर बनाते हैं। तो ये कैसा होगा, लाइट बैंड होगा, ये हल्का होगा। वहीं पे जो ए बैंड होता है जो वो थिक फिलामेंट से मिलकर बनाते हैं, तो ये कैसा होगा, डार्क होगा। तो लाइट और डार्क बैंड के प्रेजेंट होने की वजह से, आई और ए बैंड के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, मसल सेल पे हमें स्ट्राइशंस दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो वो स्ट्राइशंस किसके बने हुए वो हम देखेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये 2 बच्चों मैंने, ये 3 जो मैंने आपके सामने रेड कलर से बनाई बच्चों, ये क्या जेड लाइन है। जेड लाइन के ऊपर बच्चों हमारे थिन फिलामेंट अटैच होते हैं। मैंने क्या बोला, जेड लाइन के ऊपर कौन से फिलामेंट अटैच है, थिन फिलामेंट। तो मैंने थिन फिलामेंट को जेड लाइन के ऊपर अटैच कर दिया। ये है बच्चों हमारे थिन फिलामेंट। कौन से फिलामेंट है बच्चों, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट है जो बने किससे होते हैं बच्चों, एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन। तो थिन फिलामेंट किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये कैसे फिलामेंट है बच्चों, थिन है। ठीक है, वहीं पे बच्चों थिन फिलामेंट तो हमने बना दिया। वहीं पे 2 जेड लाइन के बीच में एक थोड़े से इनको छोटे बना दो, फिर मेरी एम लाइन नहीं बनेगी। ठीक है,
दो जेड लाइन के बीच में बच्चों एक लाइन और प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एम लाइन, इसी क्या बोलते हैं एम लाइन। और ये क्या होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। एनसीईआरटी लिख के दिया हुआ, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखिए किसकी बच्चों, एम लाइन की। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, एम लाइन होती है, दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। और जो बच्चों हमारी एम लाइन है उसके ऊपर क्या अटैच होते हैं बच्चों, उसके ऊपर अटैच होते हैं हमारे थिक फिलामेंट। कौन से फिलामेंट बच्चों, थिक फिलामेंट। तो मैंने क्या बना दी बच्चों, थिक फिलामेंट बना दी है। ये क्या है बच्चों, थिक फिलामेंट है। ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट हो गए बच्चों क्या, थिक फिलामेंट। कौन से फिलामेंट बच्चों, थिक फिलामेंट। तो ये क्या बन गए बच्चों, थिक फिलामेंट बन गए, ठीक है। ये क्या है बच्चों, थिक फिलामेंट है। ओके मैम, इनको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में। ये क्या है, ग्रीन से जो मैंने शो किया, ये है थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट किससे मिलकर होते हैं बच्चों, मायोसिन प्रोटीन से, मायोसिन प्रोटीन से। बात ध्यान रखनी थी, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि हमें क्या समझना, एक हमें समझना आई बैंड, एक हमें समझना ए बैंड। इनकी वजह से आई बैंड को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, ध्यान रखेंगे। आई बैंड को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोट्रोपिक बैंड। वहीं पे ए बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड जो होगा वो लाइट होगा क्योंकि उसमें थिन फिलामेंट आएंगे, तो थिन फिलामेंट के होंगे, लाइट होंगे। वहीं पे जो ए बैंड होगा वो डार्क बैंड होगा क्योंकि उसमें थिक फिलामेंट आएंगे, तो वो कैसी अपीयरेंस देंगे, हमें डार्क अपीयरेंस देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ कि दो जेड लाइन के बीच का वो पार्ट जहाँ पे थिक फिलामेंट आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, दो जेड लाइन के बीच का वो पार्ट जहाँ पे थिक फिलामेंट आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे ए बैंड। तो यहाँ ये देखो, ये जो मैंने लाइन बनाई है ब्लू कलर से दो, तो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे थिक फिलामेंट आ रहा है। ये पूरे की पूरी लेंथ किसकी होगी बच्चों, थिक फिलामेंट की होगी। तो थिक फिलामेंट की जो लेंथ है बच्चों वो पूरा का पूरा कौन सा बैंड बनता है, ए बैंड बनता है। थिक फिलामेंट की लेंथ क्या बनता है बच्चों, ए बैंड बनता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि ए बैंड हमें डार्क दिखेगा क्योंकि इसमें थिक फिलामेंट होंगे। तो थिक फिलामेंट ने मिलकर बच्चों क्या बना लिया, ए बैंड बना लिया। और इसमें मायोसिन प्रोटीन, और ये कैसे नजर आते हैं हमें माइक्रोस्कोप के नीचे, डार्क नजर आते हैं, ठीक है मैम। ये ए बैंड बन गया। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ए बैंड के अंदर आप देखो कि मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लू से, मैंने इसे टिक करके मार्क किया कि ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है। और ब्लैक वाली लाइन से मैंने क्या बनाई है बच्चों, थिन फिलामेंट बनाई है। तो ए बैंड के अंदर बच्चों मेरे ए बैंड के अंदर क्या आ रहा है, थिक फिलामेंट भी आ रही है और थिन फिलामेंट भी आ रही है। वैसे मैंने बोला कि थिक फिलामेंट की जो लेंथ है पूरी वो ए बैंड बनाएगी, तो जो मैंने ए बैंड बनाया तो उसके अंदर मेरे थिन फिलामेंट एंटर कर गए, ठीक है। तो ए बैंड का वो वाला पार्ट बच्चों जिसको मैंने आपको सामने ब्राउन कलर से दिखाया, ए बैंड का वो वाला पार्ट जिसमें ओनली थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एंटर नहीं करते, उसे बोलते हैं एच जोन। ये बात ध्यान रखेंगे आप। दो बातें ध्यान रखिए, ए बैंड क्या बच्चों, जो लेंथ है जो थिक फिलामेंट की, जो लेंथ है थिक फिलामेंट की वो क्या बनाती है जो ए बैंड बनाती है। आप नोट कर लेंगे, ए बैंड किससे बनता है, जो लेंथ है थिक फिलामेंट की वो ए बैंड बनाती है। और ए बैंड का वो वाला पार्ट बच्चों सिर्फ जहाँ पे थिक फिलामेंट है, ये ग्रीन वाले जहाँ पे ओनली थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एंटर नहीं किया, उसे मैंने बोल दिया बच्चों एच जोन। तो एच जोन हमें समझ में आ गया, एच जोन के अंदर ओनली क्या होंगे, थिक फिलामेंट होगी। ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली थिक फिलामेंट है वो एच जोन बनाएगा। ए बैंड के बच्चों पूरी की पूरी थिक फिलामेंट की लंबाई, चाहे उसमें थिन फिलामेंट आ रहा हो, क्योंकि थिक फिलामेंट के बच्चे ऐसे मान लो ताकतवर है और थिन फिलामेंट जो पतला है वो कमजोर है। तो थिक फिलामेंट कहता है कि जहां तक मैं आ गया ना वो पूरा का पूरा ए बैंड बनेगा, चाहे थिन फिलामेंट उसके अंदर क्यों ना रहा हो। तो थिन फिलामेंट जो है, जो पतले वाला फिलामेंट है वो डर जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई, तुम ज्यादा ताकतवर है मुझसे, तू जहां तक आ रहा है तो अपना बैंड बना ले, ए बैंड बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे अंदर आ रहा हूँ। तो फिर थिक फिलामेंट बोलता है ठीक है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं मेरी जो पूरी लेंथ है जो मेरी थिक फिलामेंट की, मैं उसे पूरा का पूरा ए बैंड बनाऊंगा, तो वो ए बैंड बन जाता है। फिर ए बैंड के अंदर जो वो वाला पार्ट जहाँ पे ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, जो मैंने ब्राउन से दिखाया, थिन फिलामेंट नहीं है, तो वो एच जोन होता है, ठीक है मैम। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब बच्चों हम समझेंगे आई बैंड। आई बैंड को मैं दिखा रही हूँ आपको पर्पल कलर से, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाई, ये लाइन क्या है बच्चों, जेड लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है बच्चों, जेड लाइन है। अब देखो पर्पल कलर से मैं दिखा रही हूँ। अब मैंने जहाँ पे ब्लू लाइन से मार्क किया था वो तो क्या बन गया बच्चों, हमारा ए बैंड बन गया। तो ये इतना पार्ट पर्पल कलर से देखो, ये वाला पार्ट जहाँ पे ओनली क्या थिन फिलामेंट आ रहा है बच्चों, ये क्या होता है, आई बैंड होता है। अब आप देखो पर्पल कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया, पर्पल कलर से ब्लैक लाइन के ऊपर मार्क किया, तो ये थिन फिलामेंट का इतना सा पार्ट ए बैंड के अंदर चला गया, तो इसे हम आई बैंड कंसीडर नहीं करेंगे। आई बैंड क्या होगा बच्चों, सिर्फ वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे ओनली हमारे क्या थिन फिलामेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आई बैंड। अब मैं देखो, मैंने क्या बोला कि दो जेड लाइन के बीच की जो पार्ट होता है बच्चों, दो जो सक्सेसिव जेड लाइन होती है उनके बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है सार्कोमीर। वो दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमीर कहलाती है। सार्कोमीर हमारे फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। फंक्शनल यूनिट है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, कौन, सार्कोमीर। अब तो सार्कोमीर कैसे बनता है, देखो दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमीर है, तो एक जेड लाइन ये रही, एक जेड लाइन ये रही, तो इनके बीच की जो दूरी है बच्चों ये क्या, सार्कोमीर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, ये सार्कोमीर है। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये जेड लाइन आएगी तो यहाँ पे ऐसे मोटे वाले फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनके बीच में यहाँ पे इतना क्या बन जाएगा, आई बैंड बन जाएगा, ऐसे आई बैंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। यहाँ पे होच पोच हो गया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं सीधा आपको बना के दिखाऊंगी। ये बन गई बच्चों हमारी जेड लाइन। उसके ओहो, ये क्या बन गई बच्चों, हमारी जेड लाइन बन गई। उसके बीच में मैंने
ब्लैक कलर से बना दी बच्चों एम लाइन, ये तो है एम लाइन और ये जेड लाइन है। अब जेड लाइन इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी, ये एम लाइन थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ये खुद ध्यान रखो कि मैं सारा कुछ बोलूंगी नहीं, मतलब लिखूंगी नहीं। मैं लिखती हूँ ना तो मेरी स्क्रीन पे जगह कम रह जाती है, वो होच पोच हो जाता है, फिर मैं आपको समझा नहीं पाती हूँ। तो देखो जो हमारे जेड लाइन उससे क्या अटैच होंगे बच्चों, थिन फिलामेंट अटैच होंगे, तो थिन फिलामेंट को अटैच कर दो, ठीक है। थिन फिलामेंट को अटैच कर दिया किसके ऊपर, जेड लाइन के ऊपर। फिर वहीं पे बच्चों जो हमारी एम लाइन है उस पर कौन अटैच हो गया बच्चों, थिक फिलामेंट अटैच हो गया, तो इसके ऊपर थिक फिलामेंट को अटैच कर दिया मैंने। अब मैं डायग्राम से शो करूँ, सिर्फ आपको लिखूंगी नहीं मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि फिर मैं जो समझाना चाहती हूँ मैं समझा नहीं पाऊंगी। अब आप सुनोगे सिर्फ ध्यान से, लिख तो मैं चुकी, आप इनकी नेमिंग खुद से कर सकते हो। ये क्या होगी, थिक फिलामेंट होगी। अब मुझे बताओ, मैंने जो ब्लू कलर से मार्क किया आपके सामने, ये ब्लू कलर से जो मैंने ये एरिया मार्क किया, ये कौन सा बैंड बनेगा, खुद से बोल के बताओ। आपको नहीं लगता बच्चों ये ए बैंड बनना चाहिए, क्योंकि ए बैंड मैंने बताया था जो लेंथ है थिक फिलामेंट की जो लेंथ है पूरी की पूरी, थिक फिलामेंट की जो लेंथ है वो क्या बन जाता है, ए बैंड बन जाता है। थिक फिलामेंट बोल देता है कि जहां तक मैं आ गया वो ए बैंड बनेगा, थिन फिलामेंट डर जाता है उससे, वो बोलता है कोई बात नहीं। जो ग्रीन वाली लाइन है वो थिन फिलामेंट ए बैंड के अंदर आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थिक फिलामेंट की लेंथ पूरी क्या होगी, ए बैंड होगी, ठीक है मैम। फिर आप देखो आपको ए बैंड समझ में आ गया, ऐसे यहाँ पे सेम क्या होगा, ए बैंड हो जाएगा। ये थोड़ा डायग्राम हो सकता है, ये मैं जैसे ये थिक फिलामेंट थोड़ा सा आगे चला गया, लाइन टेढ़ी हो तो ये थिक फिलामेंट है, तो ये ए बैंड हो गया। आई होप आपको ए बैंड समझ में आ गया, ए बैंड में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए बैंड समझ में आ गया। फिर बच्चों मैंने आपको मार्क किया हुआ है, ब्राउन कलर से कर देती हूँ, ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एंटर नहीं कर रहा। ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे ओनली के ओनली थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एंटर नहीं कर रहा, उसे क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे। तो इतना मेरे पास ये जोन हो गया, वो कौन सा हो गया बच्चों, एच जोन हो गया। अब आपको एच जोन भी समझ में आ गया, एच जोन क्या है। अब बच्चों बचते आई बैंड। आई बैंड देखो मैं यहाँ पे एक सक्सेसिव एम लाइन और बनाई, तो यहाँ पे भी कैसे एम लाइन होगी ना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी ऐसी एक एम लाइन होगी, हाँ मैम होगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सॉरी एम लाइन नहीं, जेड लाइन। ये कैसी लाइन है बच्चों, जेड लाइन। ये कैसी लाइन है बच्चों, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में बच्चों मैंने कौन से कलर से, ब्लैक कलर से दिखाई थी, क्या होगी, एम लाइन होगी। यस मैम एम लाइन भी होगी। और यहाँ पे भी क्या होंगे बच्चों, इधर वाली साइड भी क्या होंगे बच्चों, थिन फिलामेंट होगी, तो यहाँ पे भी थिन फिलामेंट बना दिए मैंने। और यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, थिक फिलामेंट भी होगी, तो थिक फिलामेंट भी बना देते हैं। इससे आपको आई बैंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थिक फिलामेंट बना दिए मैंने। अब देखो ब्राउन कलर से मार्क किया था मैंने, तो ब्राउन से मार्क, थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ क्या होगी बच्चों, ए बैंड होगी, तो थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ क्या बनेगी, ए बैंड बनेगी। और थिक फिलामेंट का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे थिक फिलामेंट है वो एच जोन बन गया। मैम ये एच जोन बन गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो बच्चों ए बैंड समझ में आ गया, हमें क्या समझ में आ गया, एच जोन समझ में आ गया। अब हमें समझना बच्चों क्या, आई बैंड। आई बैंड बच्चों थिन फिलामेंट का पार्ट होगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ये ब्लू कलर से, ये क्या होगा बच्चों, आई बैंड होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आई बैंड आपका। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब देखो सार्कोमियर क्या है, देखो सार्कोमियर मैंने बोला था दो जेड लाइन के बीच की दूरी है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर है। तो एक जेड लाइन एक जेड लाइन, तो ये क्या है बच्चों, इतना सार्कोमियर है, इतना सार्कोमियर है मेरा, ये इतना सार्कोमियर है। इस सार्कोमियर में देखो आई बैंड का आधा पार्ट तो इधर वाली साइड चला गया, आधा पार्ट इधर वाला, तो हाफ आई बैंड आ गया मेरे पास में, पूरा का पूरा ए बैंड आ रहा है। और वहीं पे इधर भी ऐसे क्या होगा पूरा बच्चों, एक क्या होगा, आई बैंड होगा। यहाँ पे भी ऐसे आई बैंड होगा, तो यहाँ पे आधा हाफ आई बैंड इसका आ गया, ठीक है। तो मेरे पास सार्कोमियर में क्या होता है बच्चों, सार्कोमियर में हाफ आई बैंड होता है प्लस कंप्लीट ए बैंड होता है और हाफ आई बैंड होता है। ये मिलके क्या बनाता है बच्चों, आपका सार्कोमियर बनाता है, जो आपकी फंक्शनल यूनिट है बच्चों किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है बच्चों कौन, सार्कोमियर। और मैं आपको इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझसे डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना मुझे लग रहा है जितना एनसीईआरटी ने आपको बना के दिखा रखा है, तो मैं वहाँ से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये रहा। अब आपको इसमें ये एनसीईआरटी डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों ए बैंड क्या है, ये जो बच्चों ये फिलामेंट जो है आपको मैं ब्राउन से कर से मैंने मार्क किया, ये तो बच्चों बनाई हुई एनसीईआरटी थिन फिलामेंट, ये तो क्या बच्चों थिन फिलामेंट है। और ये जो रेड बनाई है कौन सी फिलामेंट है बच्चों, थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। तो अब आप देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैंने आपको एक बार बता दिया थिन फिलामेंट कौन सा, थिक फिलामेंट कौन सा। अब देखो बच्चों मेरे पास जो मेरा ए बैंड क्या है बच्चों, ए बैंड मेरा क्या है पूरा, ए बैंड क्या है बच्चों पूरा जो थिक फिलामेंट की लेंथ है, थिक फिलामेंट इतना है, थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ क्या बनेगी बच्चों मेरी, ए बैंड बनेगी। और थिक फिलामेंट के अंदर वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ ओनली थिक फिलामेंट आ रहा है, ए बैंड के अंदर का वो वाला पार्ट, उसी क्या एनसीईआरटी ने बोल दिया एच जोन बोले। तो यही बात मैंने बोली थी कि पूरा का पूरा थिक फिलामेंट की लेंथ तो क्या बन जाएगी बच्चों, ए बैंड बन जाएगी। और ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ ओनली थिक फिलामेंट होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका क्या बन जाएगा, एच जोन बन जाएगा। अब आई बैंड देखो ऐसे सक्सेसिव यहाँ पे क्या होगी, एक एम लाइन और होगी, सॉरी एम लाइन ही जेड लाइन और होगी, जेड लाइन के बीच में वैसे यहाँ पे क्या होगी, एक एम लाइन और होगी। यहाँ पे ऐसे क्या होंगे बच्चों, थिन फिलामेंट होंगे,
और क्या होंगे बच्चों, थिक फिलामेंट होंगे ऐसे आगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हाफ आई बैंड तो क्या चला गया, इधर चला गया। अभी आई बैंड उन्होंने इतना मार्क किया है, ऐसे ही यहाँ तक क्या आ जाएगा, आई बैंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो आगे यहाँ पे जो मैंने मार्क किया देखो यहाँ पे ब्लैक कलर से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, थिक फिलामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो थिक फिलामेंट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बैंड बन जाएगा बच्चों, ए बैंड बन जाएगा। तो इतना आई बैंड यहाँ पे होगा, इतना आई बैंड यहाँ पे होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इतना मैं मार्क करूँ तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ये क्या, कौन सा बैंड है बच्चों, आई बैंड है। ठीक है, तो देखो अब दो जेड लाइन के बीच का, ये भी जेड लाइन है बच्चों, ये भी जेड लाइन है, जो ब्लैक में मार्क है। दो जेड लाइन के बीच का पार्ट क्या है बच्चों, सार्कोमीर। तो सार्कोमीर में क्या है बच्चों, हाफ आई बैंड तो इधर चला गया और हाफ आई बैंड इधर आ गया। अब आप देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, तो अगर मैं इस आई बैंड को डिवाइड करूँ, जैसे मैं इस आई बैंड को डिवाइड करूँ पूरा, ये पूरी बड़ी लाइन करूँ, तो हाफ आई बैंड तो इधर आ रहा है, हाफ आई बैंड इधर आ रहा है। तो एक सार्कोमीर के अंदर बच्चों, एक सार्कोमीर के अंदर हाफ आई आएगा, पूरा का पूरा ए आ रहा है, तो प्लस एक ए आएगा और हाफ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये मिलके बच्चों क्या बनाता है आपका, एक सार्कोमीर बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एनसीडी का डायग्राम काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो ए बैंड, आई बैंड और एच जो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप देखते हैं, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये एनसीडी का डायग्राम है, आप नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर शोइंग ए सार्कोमीर और सार्कोमीर। जो ऊपर जो डायग्राम बनाया है बच्चों, वो तो क्या है कि जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ऐसे में स्ट्राइशंस नजर आते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर स्ट्राइशंस नजर आते हैं। देखो ये तो क्या होगी, दो जेड लाइन होगी। ये तो क्या होगी बच्चों, हमारी जेड लाइन होगी। उनके ऊपर कौन से फिलामेंट अटैच, जो लाइट में दिखाए हैं वो तो कौन से फिलामेंट होंगे बच्चों, थिन फिलामेंट होंगे। जो डार्क में दिखाए हैं बच्चों वो कौन से फिलामेंट होंगे, थिक फिलामेंट होंगे। तो ये तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर नजर आया और वहीं पे हमने खुद से क्या किया, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी है। जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपके पास में बी वाला डायग्राम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या देखा था बच्चों, फिर हमने देखा था कि जो मसल सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन को तो क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा वर्ड यूज होंगे यहाँ पे। मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस है बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि हमने देखी थी कि हमने देखा था कि हम जब हमारी मसल कोई है, हमारी ये मसल है मान लो, क्या बच्चों हमारे पास में ये कोई मसल है, ये क्या हमारे पास में कोई मसल है। जब उस मसल का मैं ट्रांसफर सेक्शन देखती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, हमने क्या देखा था कि जब मसल सेल का ट्रांसफर सेक्शन देखने पे क्या होता है, ये मसल है, मसल सेल का ट्रांसफर सेक्शन देखा तो ये तो क्या मसल है। मसल के अंदर क्या मिलते हैं बच्चों, मुझे मसल बंडल मिलते हैं। ये क्या मिलेंगे, मसल बंडल मिलेंगे। मसल बंडल को हम क्या बोल सकते हैं, फेसिकल बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, मसल बंडल को क्या बोलेंगे बच्चों, फेसिकल बोलेंगे। फेसिकल्स जो है उनके बाहर में हमें कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, फेशिया बोलेंगे। मसल बंडल जो है इस फेशिया के अंदर क्या रहेंगे, ऐसे फंसे रहेंगे जिससे हिलेंगे नहीं। ये कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू है जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, फेशिया बोलेंगे। मसल बंडल के अंदर बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मसल फाइबर मिलेगा। मसल बंडल के अंदर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मसल फाइबर मिलेगा। मसल फाइबर को क्या बोलेंगे बच्चों, मसल सेल बोलेंगे। तो मतलब मसल के अंदर मसल सेल कहाँ है, मसल के अंदर मसल सेल मसल बंडल के अंदर होती है। ये बात आप ध्यान रखोगे, जिसे बोलते हैं फेसिकल। तो ये क्या हो गया, मसल सेल होगी। और मसल सेल के अंदर भी बच्चों मुझे क्या देखने को मिलते हैं, मसल सेल के अंदर मुझे देखने, जैसे एक मसल सेल में यहाँ पे बड़ी बना दी थोड़ी सी। मसल सेल के अंदर बच्चों मुझे देखने को मिलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स जो क्या होता है, एक्टिन और प्रोटीन के मिलकर बने फाइबर्स होते हैं, जो हमने देख लिए। क्या मिलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बनते हैं। क्या होता है, एक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इन्हें बोलते हैं मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट। तो ये पूरी हमने देखी, हमने क्या देखा, मसल होगी मैम, मसल के अंदर मसल बंडल होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, फेसिकल बोलेंगे। मसल बंडल के अंदर क्या होगी मैम, मसल फाइबर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, मसल सेल बोलेंगे। और मसल सेल के अंदर मैम क्या होगा, मायोफिलामेंट होंगे, इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, मायोफाइब्रिल्स बोलेंगे। ये मसल फाइबर और ये मायोफाइब्रिल्स होंगे, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, और ये जो मसल बंडल है उनके अराउंड क्या मिलेगा बच्चों, में कोलाजनस टिश्यू मिलेगा जिसे बोलेंगे फेसिया। ये बात इतनी में ध्यान रखनी है। ये हमने पूरी देखी क्या, हमारी मसल जो हमने कल का लेक्चर रिवाइज किया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था एनसीईआरटी का। देखो क्या है, ये ऐसी पूरी एक मसल है, उसका हमने क्या कर दिया, जैसे ये मसल है ऐसे उसकी ट्रांसफर सेक्शन लिया हमने, उसको देखा अंदर से कि अब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या दिखेगा। ठीक है, ऐसे हम देख रहे हैं क्या दिखेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये ऐसे क्या दिखेंगे, मसल बंडल दिखेंगे। क्या दिखेंगे बच्चों, मसल बंडल दिखेंगे। इनको मसल बंडल मार्क किया और क्या यहाँ पे मसल बंडल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। और मसल बंडल के अंदर हमें क्या दिखेंगे बच्चों, ये दिखेंगे मसल फाइबर या मसल सेल। और मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या होगी बच्चों, मायोफिलामेंट होगा, जो हम यहाँ पे दिखाई नहीं हुई। यहाँ पे क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट मिलेंगे इसके अंदर, और जिन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। और जो मसल सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे बोलेंगे सार्कोलेमा। और यहाँ पे क्या होगी, ब्लड की सप्लाई होगी।
ब्लड की सप्लाई करने के लिए क्या मिल जाएगी, ब्लड कैपिलरी मिल जाएगी। डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर, मसल बंडल को शो कर और मसल फाइबर को शो करा है डायग्राम हमें, ठीक है मैम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये देखो हमने यहाँ से कल की क्लास में मसल पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आपको दिखा दी कि 40 to 5% हमारा वेट बनाता है। और क्या होती है मसल सेल की ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्म ओरिजिन होता है। कॉन्टैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी मसल सेल की क्या होती है, हम पूछते प्रॉपर्टी होती है, 4 मेन प्रॉपर्टी। और इनके अपीयरेंस, लोकेशन के बेस पे, अपीयरेंस के बेस पे और नेचर का रेगुलेशन कैसे उसके बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है। और ये जो स्केलेटल, विसरल और कार्डियक है वो किसके बेस पे बच्चों, लोकेशन के बेस पे से मार्क रखोगे। फिर हमने स्केलेटल मसल्स को पूरा पढ़ा, फिर विसरल मसल को पढ़ा, फिर हमने किसको पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा हमारे कार्डियक मसल को। फिर हमने क्या की स्केलेटल मसल्स की जो है हमने क्या की बच्चों, स्केलेटल मसल की हमने क्या देखी बच्चों, एनाटॉमी को डिटेल में देखा। फिर हमने इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखा कि मसल को जब काटेंगे तो उसके मसल बंडल मिलेगा, मसल बंडल के बाहर जो मसल बंडल को फेसिकल बोलेंगे, मसल बंडल के बाहर क्या वो क्लाजनस कटिव टिश्यू होगा जिसे फेशिया बोलेंगे। मसल बंडल के अंदर मसल सेल मिलेगी जिसे मसल फाइबर बोलते हैं। मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर हमें मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे जो किससे मिलकर होते हैं बच्चों, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर होते हैं। इनके अरेंजमेंट की वजह से ही हमें क्या दिखते हैं बच्चों, मसल पे स्ट्राइशंस दिखते हैं। एक्टिन और मायोसिन के आई बैंड और ए बैंड के पैरेलली अरेंज होने की वजह से बच्चों में क्या दिखते हैं, स्ट्राइशंस दिखते हैं। मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। वहीं पे बच्चों मसल सेल कैसी होती है, सिंचिशियम कंडीशन में होती है। एक मसल सेल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। मसल सेल की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका स्टोर हाउस है बच्चों, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, ठीक है। और जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कौन सी होती है, एक्टिन होती है और माइसिन होती है। इनके पैरेलल अरेंज होने की वजह से बच्चों क्या होते हैं, हमें मसल सेल पे स्ट्राइशंस दिखते हैं। लाइट बैंड होगा वो क्या कंटेंट करेगा, आई बैंड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, उसकी फुल फॉर्म है। डार्क बैंड को क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे, और उसका क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है। जो ए बैंड होगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। फिर आगे हमने देखा ये डायग्राम, सॉरी बच्चों, कि जो दो प्रोटीन होते हैं बच्चों ये कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं जो मायोफाइब्रिल्स है वो, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमें क्या दिखता है, हमें स्ट्राइशंस दिखते हैं किसके ऊपर बच्चों, मसल के ऊपर। जो थिन फिलामेंट होंगे वैक्टीन से मिलकर बने होंगे और जो मायोसिन से मिलकर बने फिलामेंट होंगे उनके बच्चों बोल देंगे बच्चों थिक फिलामेंट बोल देंगे। फिर हम देखा सेंटर के ईच सेंटर पे क्या होता है बच्चों, आई बैंड जो होता है उसके बीच में क्या होती है, जेड लाइन होती है जो क्या करती है, आई बैंड को बाइसेक्ट करती है और किससे मिलकर बनती है बच्चों, इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनती है। आप इसे अंडरलाइन करोगे। फिर हमने देखा बच्चों ये जो थिन फिलामेंट है वो किससे अटैच होंगे बच्चों, जेड लाइन से अटैच होंगे। हमने अभी जेड लाइन से अटैच करके दिखाए थे। जो थिक फिलामेंट है बच्चों वो क्या बनाएंगे, ए बैंड बनाएंगे। और ये किस पे अटैच होंगे बच्चों, एम लाइन की, 2 जेड लाइन के बीच में एक एम लाइन मिलेगी जो कैसी होगी, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी। एम लाइन जो होगी बच्चों क्या होगी, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, उसे बोलेंगे एम लाइन। और उसके ऊपर क्या अरेंज होंगे बच्चों, थिक वाले फिलामेंट अरेंज होंगे। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। जो आई और ए बैंड है वो क्या होंगे, अल्टरनेट प्रेजेंट होगी पूरी मायोफाइब्रिल्स की लेंथ में, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सार्कोमियर बोलेंगे किसको, 2 जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, ठीक है मैम, इतना पढ़ लिया। और सार्कोमियर जो बच्चों क्या फंक्शन यूनिट है किसकी, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन की। फिर ठीक है, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो क्या होते हैं, क्या होता है बच्चों, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filaments. The central part of thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone. A बैंड का वो वाला पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं उसे क्या बोल देंगे बच्चों, H जोन बोल देंगे। ये बात हमने पढ़ ली और फिर हमने ये दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम देख लिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन। थोड़ा टाइम लगे बच्चों मुझे कल के लेक्चर को रिपीट करने में, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि कल का लेक्चर में आपको शायद अच्छे से समझा नहीं पाए, मुझे ये डाउट था, तो इसलिए मैंने आज उसको वापस से रिपीट किया कि जिस बच्चे को कल समझ में नहीं आया था वो आज वापस से समझ ले, और जिस बच्चे को समझ में आ गया था वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है और आगे से वीडियो को देख सकता है कि जिससे उसका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, किसको, हमारी स्ट्रक्चर कैसी है कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन की, उसको देखो। आप ध्यान रखोगे क्या बच्चों कि हम मसल के अंदर 2 टाइप की प्रोटीन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और एक पढ़ेंगे बच्चों रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है बच्चों। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो आपको ध्यान रखिए, 2, एक तो होगी एक्टिन और एक होगी आपकी मायोसिन, ठीक है। एक्टिन किस में मिलेगी बच्चों, थिन फिलामेंट में मिलेगी, और मायोसिन किस में मिलेगी बच्चों, थिक फिलामेंट में मिलेगी। ये आपको ध्यान रखिए। रेगुलेटरी प्रोटीन आपको ध्यान रखिए बच्चों, ट्रोपोनिन
ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दो प्रोटीन आपको रेगुलेटरी ध्यान रखना है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, जो एक्टिन प्रोटीन है वो कौन से फिलामेंट में मिलेगी, थिन फिलामेंट में मिलेगी। वहीं पे जो मायोसिन प्रोटीन है वो कौन से फिलामेंट में मिलेगी, थिक फिलामेंट में मिलेगी। एक्टिन और मायोसिन दोनों की दोनों कैसी प्रोटीन है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। वहीं पे रेगुलेटरी प्रोटीन हमें दो ध्यान रखना, एक तो हमें ध्यान रखना ट्रोपोनिन और एक हमें ध्यान रखना ट्रोपोमायोसिन। तो आज जब हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, उनकी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलो आज देखते हैं एनसीईआरटी से। तो बच्चों हमारा टॉपिक है कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी है। तो आप बोलोगे कि मैम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो, एक तो हमारे पास में एक्टिन और एक है मैम हमारे पास में मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन कैसी प्रोटीन है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो हमें क्या देखना है, एक्टिन का स्ट्रक्चर देखना है और मायोसिन का स्ट्रक्चर देखना है। कैसे होता है देखो, मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिन। एक्टिन क्या बनाना चाहिए, तो थिन फिलामेंट बनाता है। एक्टिन किस में मिलेगा बच्चों में, थिन फिलामेंट में मिलेगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप हमें मोनोमर ध्यान रखना है, ये है मोनोमर, मोनोमर जिसे बोलेंगे बच्चों हम जी एक्टिन। जी एक्टिन, जी की फुल फॉर्म है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, जो हमारा एक्टिन है बच्चों ये दो एफ एक्टिन की चेन से मिलकर बना होता है, दो एफ एक्टिन की चेन से मिलकर बना होता है। कौन बच्चों, हमारा एक्टिन। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा एक्टिन है, जो हमारा थिन फिलामेंट है, जो हमारा एक्टिन है वो क्या है मैम, वो दो एफ एक्टिन की चेन से मिलकर बना हुआ है। एफ एक्टिन की चेन, एफ एक्टिन की चेन से मिलकर बना हुआ है। तो जो मैम एफ एक्टिन है वो क्या मैम, एक पॉलीमर है। एफ एक्टिन क्या है बच्चों हमारे पास में, एफ एक्टिन हमारे पास में पॉलीमर है। तो आप मुझे बताओ कोई पॉलीमर का मतलब क्या होता है। आपने पॉलीमर वाला चैप्टर अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें आप पढ़ते हो नाइलॉन हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, पीएचबी हो गया, ऐसे पढ़ते हो ना। हम क्या पढ़ते हैं, नाइलॉन पढ़ते हैं, नाइलॉन 66 पढ़ते हैं। ऐसे भी नाइलॉन कैसे होता है, वो होता है उसका कैप्रोलैक्टम, उसकी सब यूनिट होती है। ऐसे हम कुछ पढ़ते हैं पॉलीमर, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे वो पढ़ते हैं ब्यूनाइस हो गया, ब्यूनाइन हो गया, रबर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि पॉलीमर क्या होता है, जो पॉलीमर किससे मिलकर बना होगा, पॉलीमर मिलकर बना होगा मोनोमर से। हम बायो में भी तो पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है, वो हमारे एमिनो एसिड का पॉलीमर है। हम पढ़ते हैं ये बात, बायो में भी पढ़ते हैं ये चैप्टर पॉलीमर वाला, और ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी आते हैं, हम पढ़ते हैं ये बात। तो पॉलीमर क्या होता है बच्चों, इतना बात हम जानते हैं, पॉलीमर में मोनोमर से मिलकर बना होगा। तो मैंने जैसे बोला कि एक्टिन जो है वो दो एफ एक्टिन की चेन से मिलकर बना हुआ है, एफ एक्टिन क्या बच्चों, पॉलीमर है, तो इसका कोई मोनोमर भी होना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया जी एक्टिन, जो मैंने आपको बताया बच्चों जी एक्टिन, जिसे हम बोलेंगे फुल फॉर्म बोलेंगे ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। और वहीं पे एफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फिलामेंटस। दो एफ एक्टिन मतलब दो फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर एफ की फुल फॉर्म होगी फिलामेंटस, आप नोट कर लोगे साइड में। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हमारा जी एक्टिन है, हमारा जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है, वैसे जुड़ जुड़ के क्या बना लेता है बच्चों, देखो कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ जुड़ के बच्चों क्या बना लेता है, एक चेन बना लेता है। ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बना लेता है बच्चों, एक चेन बना लेता है, ऐसे आपस में जुड़ जुड़ के, जिसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये बोल देंगे एफ एक्टिन। और वैसे ही एक दूसरी चेन और बन जाएगी जी एक्टिन। कैसे मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के क्या बना लेंगे बच्चों, दूसरी चेन बना लेंगे, ऐसे आपस में जुड़े होंगे बच्चों, इनको जोड़ के दिखाना है ऐसे आपस में। तो ये एफ एक्टिन की दूसरी चेन बन गई। ये दोनों चेन आपस में क्या होती है, हेलिकली एक दूसरे पे हेलिकल क्या होती है, ओवरलैप होती है। आप ऐसे देखते हो हेलिकल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। तो जैसे मैंने ऐसे हेलिकल में ओवरलैप करने की कोशिश की इनको, जैसे डायग्राम ऐसे बना के, ठीक है, कोशिश तो की थी बट हुआ नहीं, ठीक है, वैसे बन गया। तो ये दो एफ एक्टिन की चेन आ गई, ये एक एफ एक्टिन की चेन होगी, दूसरी हो रही है एक जो मोनोमर, उसमें क्या बोल सकती हूँ, जी एक्टिन बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दोबारा से बना के दिखाऊँ ध्यान से। ये क्या बना रही हूँ बच्चों, मैं जी एक्टिन को जोड़ जोड़ के एफ एक्टिन बना रही हूँ। जी एक्टिन को जोड़ जोड़ के मैंने क्या बनाया, एफ एक्टिन बनाया। ऐसे ही क्या होगा, एक चेन और होगी, क्योंकि मैंने बोला दो एफ एक्टिन की चेन है, तो क्या होगी, ऐसी एक चेन और होगी। यस मैम, तो ये एक एफ एक्टिन की चेन होगी, दूसरे एफ एक्टिन की चेन होगी, और इसका मोनोमर क्या बच्चों, जी एक्टिन है। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। और ये क्या बना रही बच्चों, हम देख रहे हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में क्या होगा बच्चों, हमारे पास में एक्टिन होगा, कैसे मिलकर बना होता है। ठीक है मैम, फिर क्या होता है बच्चों, एक प्रोटीन आपको ध्यान रखिए, ट्रोपोमाइसिन। मैंने बताया था ट्रोपोमाइसिन आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो आपके थिन फिलामेंट पे लगी होती है पूरे लेंथ में, पूरी लेंथ में इसको क्या करती है, ऐसे लपेट के रखती है। एफ एक्टिन को पूरी लेंथ में ऐसे लपेट के रखती है। कौन बच्चों, आपकी ट्रोपोमाइसिन। तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने पूरी लेंथ में इसको लपेट के दिखाया वो कौन है बच्चों, ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन। वहीं पे बच्चों एक प्रोटीन मैंने आपको बताई थी, कौन सी प्रोटीन बच्चों बताई थी, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन भी आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन है। ट्रोपोनिन ऐसे तीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, नीचे बनाती हूँ ट्रोपोनिन जब बच्चों ऐसे तीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो कुछ कुछ इंटरवल पे क्या होती है, हमारी ट्रोपोनिन ऐसे अटैच होती है, कुछ कुछ इंटरवल पे क्या होती है बच्चों, हमारी ट्रोपोनिन लगी होती है ऐसे। तो ये क्या लगा दी बच्चों, मैंने ट्रोपोनिन लगा दी। तो जो रेड कलर में मैंने बनाई क्या बच्चों, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन क्या होगी बच्चों, तीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। मैं ट्रोपोनिन को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ आपको,
हम क्या देखें, ट्रोपोनिन को देखें, ट्रोपोनिन। देखो ट्रोपोनिन की ऐसे 3 सब यूनिट होती है, 3 सब यूनिट मिलकर बच्चों क्या बनाती है, ट्रोपोनिन बनाती है। एक तो बोलते हैं TPT, ट्रोपोमाइसिन की वो ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो किससे बाइंड करेगी, ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करेगी। तो TPT किससे बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। क्योंकि एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन को किसने ढका हुआ, ट्रोपोमाइसिन ने ढका हुआ, पूरी लेंथ के ऊपर ट्रोपोमाइसिन होती है। तो ट्रोपोनिन का TPT वाला जो सब यूनिट है वो किसको अटैच करता है बच्चों, ट्रोपोमाइसिन से अटैच करता है। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास यूनिट होती है TPC। ये जो TPC यूनिट है ट्रोपोनिन की वो किससे अटैच करेगी बच्चों, ये अटैच करेगी कैल्शियम आयन से। हम देखिए कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर भर के कैल्शियम आयन क्यों रखा है, हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम आयन का स्ट्रॉस क्यों बोला, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन चाहिए। और एक यूनिट होती है बच्चों जिसे बोलते हैं TPI बोलते हैं, TPA बोल देते हैं। ये इनहिबिटरी साइट होती है, इनहिबिशन करती है किसको, इनहिबिशन पे लगी होती है किस पे, एक्टिन की एक्टिव साइट पे, एक्टिन एक्टिव साइट। अब एक्टिन की एक्टिव साइट क्या देखो बच्चों, जो मैंने आपको एक जी एक्टिन बना के दिखाया, इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, ऐसे एक साइट होती है, यहाँ पे बना दो। जो मैंने आपको जी एक्टिन बना के दिखाया उसके ऊपर एक साइट होती है जिसे बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट क्या होती है बच्चों, यहाँ पे कौन अटैच करता है, मायोसिन के अटैच करने की साइड होती है, मायोसिन अटैच करता है यहाँ पे, अटैचिंग द मायोसिन। तो इस एक्टिव साइट को कौन ढके रखता है बच्चों, ट्रोपोनिन ढके रखती है। ट्रोपोनिन की TPI यूनिट ढके रखती है, इनहिबिट करके रखती है इसको, क्योंकि हमें रेस्टिंग स्टेट में जब मसल कांटेक्ट नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, इसको ढके रखना है। जैसे ही मसल कांटेक्ट करेगी तो बच्चों क्या होता है, मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा समझाऊं क्या होता है तरीका। तो ये कहाँ बनाई मैंने, ये मसल कॉन्टैक्ट का तरीका ये तो बच्चों, मैंने क्या बोला, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है कौन, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही बच्चों हमारे मसल के पास में हमारे न्यूरॉन से सिग्नल आता है, न्यूरोट्रांसमीटर छिड़का जाता है, कौन सा, एसिटाइलकोलिन, जिसे ACH से लिखते हैं कि मसल को कॉन्टैक्ट करना है। तो क्या होता है बच्चों, हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम आयन रिलीज करती है। वो कैल्शियम आयन बच्चों किस पे अटैच हो जाता है, हमारे ट्रोपोनिन की TPCI जो सब यूनिट है वहाँ पे आके कैल्शियम आयन अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ट्रोपोनिन की TPC यूनिट पे, ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे कैल्शियम आयन आके अटैच हुआ, ट्रोपोनिन और जो ट्रोपोमाइसिन है वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे जो ढके रखते हैं ना एक्टिन की एक्टिव साइट को, वहाँ से साइड हो जाते हैं। तो मतलब जो इनहिबिट करके रखा था एक्टिव की साइट को, ट्रोपोनिन हट गई वहाँ से, उसका बॉन्ड टूट गया वहाँ से, और जो हमारी ट्रोपोमाइसिन थी वो हट गई। तो मतलब जो हमारी एक्टिन की एक्टिव साइट थी, जैसे मैं जी एक्टिन पे जो एक्टिव साइट बना के दिखाई थी वो ओपन हो गई, वहाँ पे हमारा मायोसिन आके क्या कर लेता है, एक्टिन को अटैच कर लेता है और उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। हमने बोला था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक जो फिलामेंट है दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। जो हमारा थिन वाला फिलामेंट है बच्चों, एक थिक फिलामेंट के ऊपर थिन वाला फिलामेंट स्लाइड करता है। तो क्या करता है, मायोसिन जो एक्टिन को अंदर पकड़ के खींच लेता है, स्लाइड करवा लेता है अपने ऊपर, एक्टिव साइट ओपन होते ही। तो इसी क्या बोलते हैं बच्चों, फिलामेंट स्लाइड होना बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की होती है। तो ये बच्चों होती है थ्योरी। तो हमने क्या किया बच्चों, मसल एक्टिन की क्या कर ली, हमने स्ट्रक्चर देख ली। अब आपको इसको NCERT से पढ़ा देती हूँ, फिर हम देखेंगे मायोसिन की स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ईच एक्टिन का क्या लिखा है बच्चों, थिन। एक्टिन क्या लिखा है, थिन, क्योंकि मैं बताया एक्टिन हमें कौन सी फिलामेंट में मिलेगा बच्चों, थिन फिलामेंट में मिलेगा। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन। मैंने बताया 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना हुआ कौन, हमारा एक थिन फिलामेंट, जो हेलिकली बाउंड होंगे टू ईच, हेलिकली एक दूसरे पे लपेटे हुए होंगे। ईच F एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक G ग्लोबुलर एक्टिन। हर F एक्टिन जो है वो किसका मोनोमर है बच्चों, एक G एक्टिन का मोलिक्यूल है, ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर है। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, 2 फिलामेंट अनदर प्रोटीन जिसका नाम क्या बच्चों, ट्रोपोमाइसिन, ऑल्सो रन क्लोज टू द F एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। पूरी लेंथ के ऊपर बच्चों एक दूसरी प्रोटीन लगी रहती है जिसे बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में कौन सी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अटैच होगी जिसे बोलेंगे बच्चों ट्रोपोनिन। हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किसके लिए बोला गया बच्चों, ट्रोपोनिन के लिए बोला गया, ट्रोपोमाइसिन के लिए नहीं बोला गया। तो क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन NCERT ने किसको बोला बच्चों, ट्रोपोनिन को बोला, ट्रोपोमाइसिन को नहीं बोला। ठीक है, फिर आगे क्या ध्यान रखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन। जो G एक्टिन ने मिलकर F एक्टिन बनाया है उसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन अटैच है, उसके ऊपर रेगुलर इंटरवल में कौन अटैच है बच्चों, हमारा ट्रोपोनिन अटैच है। इन द रेस्टिंग स्टेट इज सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। मतलब ये बोल दिया ना NCERT ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, और नाम नहीं दिया NCERT ने, पर हमें पता है कौन सी TPC जो कैल्शियम को बाइंड करती है वो सब यूनिट। आपको भी नाम नहीं ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज रख सकते हो वैसे रखनी है तो, बट नाम आपसे मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा क्योंकि NCERT में दिया नहीं हुआ। तो मैं ये ध्यान है कि ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट क्या करती है बच्चों, रेस्टिंग स्टेट में मास्क करके रखती है किसको, एक्टिन की एक्टिव साइट को, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट है मायोसिन के बाइंड करने की, उसको क्या करती है ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट क्या करती है बच्चों, मास्क करके रखती है। ये बात हमने पढ़ी थी, आई होप आपको समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे बच्चों हम किसको, मायोसिन। अब देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं बच्चों मायोसिन।
बच्चों मायोसिन। बच्चों जो हमारा मायोसिन है ये भी क्या बच्चों एक पॉलीमर है। मायोसिन किस में मिलेगा बच्चों, थिक फिलामेंट में मिलेगा, ये बात हम जानते हैं। ये भी पॉलीमर है, तो पॉलीमर है तो मैम इसका कोई मोनोमर होगा, पॉलीमर है वो मोनोमर से मिलकर बनता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो इसका मोनोमर होता है बच्चों मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन पॉलीमर होता है, सॉरी मोनोमर होता है किसका, मायोसिन का। अब हम देखेंगे एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा था कि एफ एक्टिन मिलकर होता है जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन से, वो तो एकदम सिंपल था, मैंने से गोला ही बना था जी एक्टिन को। अब हम बच्चों किसके स्ट्रक्चर देखेंगे, मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर देखेंगे। मीरोमायोसिन कैसे होता है बच्चों, मीरोमायोसिन बच्चों ऐसे होता है, मीरोमायोसिन बच्चों ऐसे होता है, ऐसे। मीरोमाइसिन में क्या होता है बच्चों, ये एक ही मीरोमाइसिन, आपको लग रहा है दो मीरोमाइसिन अटैच करती नहीं बच्चों में, ये एक ही मीरोमाइसिन है, एक ही मीरोमाइसिन का मिलकर जिसमें आपको दो हेड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो है बच्चों मीरोमाइसिन का हेड वाला पार्ट, और ये है बच्चों उसकी टेल, दिख ही रहा है वैसे डायग्राम में शो रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और हेड और टेल के बीच एक छोटा सा पोर्शन जैसे ऊपर उठा हुआ, उसे बोलते हैं बच्चों शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म ये क्या होता है, एक एंगल पे होता है, एंड लिखा दियो, ये थोड़ा सा एंगल पे होता है हेड के, ठीक है। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के बच्चों बोलते हैं हम क्रॉस आर्म, ये बात ध्यान रखनी है। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के बच्चों क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। जो हमारा मीरोमाइसिन है बच्चों, इसके साथ पास में बाइंडिंग साइट होती है। अब आपको पता होगा कि, अब आप खुद बताओ कि जैसे मैंने बोला कि जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन को बाइंड करने के लिए साइट है, वैसे ही मायोसिन के ऊपर किसको बाइंड करने के लिए साइट होनी चाहिए बच्चों, एक्टिन को बाइंड करने के लिए साइट होनी चाहिए ना। यस मैम, मायोसिन के ऊपर एक्टिन को बाइंड करने की साइट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, एक्टिन को बाइंड करने की साइट होती है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जिससे क्या कर सकेगा, ये एक्टिन को बाइंड कर सकेगा, अपने ऊपर स्लाइड करवा सकेगा, इसको अंदर की तरफ खींच लेगा, जिससे क्या हो जाएगी जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। और हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यही होती है कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। स्लाइड कौन सा फिलामेंट करता है बच्चों, जो थिन वाला फिलामेंट है वो थिक वाले फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। तो यहाँ पे तो होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। साथ में बच्चों इस अगर जो ये स्लाइडिंग है ना बच्चों, इसमें हमें एटीपी चाहिए, ये एक एनर्जी लगाने वाली प्रोसेस है, इसमें हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एनर्जी क्या होती है बच्चों, एटीपी होती है। सेल के लिए एनर्जी क्या बच्चों, एटीपी है। तो मायोसिन जो हमारा ये मायोसिन है, मीरोमायोसिन जो मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, मोनोमर बनाया है, उसके ऊपर बच्चों एटीपी को बाइंड करने की भी साइट होती है, जिससे इसको क्या मिले, एनर्जी मिले, और ये जो थिन फिलामेंट है उसको अपने ऊपर स्लाइड करवा पाए। तो इसके पास में क्या होती है बच्चों, एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। और इसके पास में बच्चों एक प्रॉपर्टी और भी होती है, हमें पता है कि बच्चों एटीपी जो है, जो एटीपी है बच्चों, जब वो एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटती है तो बच्चों क्या होता है, एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें पता है कि बच्चों एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ में। कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े, 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो जो ये फॉस्फेट ग्रुप टूटते हैं बच्चों तो हमें एनर्जी मिलती है, ये फॉस्फेट ग्रुप के ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप तोड़ देते हैं, एक फॉस्फेट को अलग कर देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसको हाइड्रोलाइज करवाने के लिए बच्चों हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे बोलते हैं एटीपीएच। एटीपीएच तो एटीपीएच प्रॉपर्टी भी होती है किसके पास में बच्चों, हमारे हेड के पास में, क्योंकि एटीपी को बाइंड करवाने से कुछ नहीं होगा, इसको तोड़ना भी पड़ेगा। एटीपी को बाइंड करने से एनर्जी मिलती है। एटीपी का जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है ना, जो ये फर्स्ट और ये सेकंड जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, इनमें बहुत एनर्जी होती है, इनके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। इसको हाइड्रोलाइज करवाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे बोलते हैं एटीपीएच। तो एटीपीएच प्रॉपर्टी भी होती है किसके पास में बच्चों, हेड के पास में। मैं डायग्राम दोबारा बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत होच पोच हो गया, देखो ये तो क्या बच्चों टेल वाला पार्ट, ये क्या बच्चों हेड वाला पार्ट। और हेड और टेल के बीच में ये जो एंगल है इसे बोलेंगे शॉर्ट आर्म। खुद से बोलोगे मेरे साथ में, शॉर्ट आर्म और हेड को मिला के बोलेंगे बच्चों क्रॉस आर्म। ये मैम ये क्रॉस आर्म बन गया। मैम इसके पास में एटीपी को भी बाइंड करने की साइट है, जो हेड है उसके पास में एक्टिन को भी बाइंड करने की साइट है मैम, और एटीपी को भी बाइंड करने की साइट है। यहाँ पे 2 साइट है मैम, एटीपी को बाइंड करने की साइट। मैम इसके पास एटीपीएच प्रॉपर्टी भी हेड के पास में कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करवा के एनर्जी रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एनसीईआरटी 2 टर्म यूज किए कि बच्चों जो हमारा हेड और ये शॉर्ट आर्म है ये तो होते हैं हैवी मीरोमाइसिन। नाम से पता चला हेड में वजन ज्यादा हो तो हैवी मीरोमाइसिन। जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है बच्चों इसको बोलते हैं एलएमएम, लाइट मीरोमाइसिन। तो हैवी मीरोमाइसिन के अंदर बच्चों क्या आएगा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं मीरोमाइसिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, एक तो बोल सकती हूँ हैवी मीरोमाइसिन और एक मैं बोल सकती हूँ लाइट मीरोमाइसिन। तो हैवी मीरोमाइसिन को मैं वापस से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा हेड आएगा और इसमें मेरे क्या आएगी, शॉर्ट आर्म आएगी। वहीं पे मेरे लाइट मीरोमाइसिन में बच्चों क्या आएगा, टेल आएगा।
ठीक है। हेड के पास में 3 प्रॉपर्टी मैम, इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है मैम, इसके बाद में एक्टिन को बाइंड करने की साइट है मैम, और इसके पास में एटीपीएच प्रॉपर्टी बेसिस से क्या करेगा मैम, ये क्या करेगा एटीपी को हाइड्रोलाइज करवाएगा। ऐसे बहुत सारे म्यूरोमाइसिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, थिक फिलामेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं माइसिन। जैसे ऐसे एक म्यूरोमाइसिन ये जुड़ गया, फिर दूसरा म्यूरोमाइसिन जुड़ गया, फिर तीसरा म्यूरोमाइसिन जुड़ गया, फिर चौथा म्यूरोमाइसिन जुड़ गया, और ऐसे करके बच्चों क्या बन जाते हैं, थिक फिलामेंट बन जाते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि इसकी मायोसिन की मोनोमर यूनिट क्या, तो बच्चों म्यूरोमाइसिन। अब हम पढ़ लेते हैं उसका एनसीईआरटी से। देखो ये पेज नहीं, ये पेज एक्टिन को तो पढ़ लिया हमने। एक्टिन में क्या है, दो एफ एक्टिन की फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर हेलिकली वाउंड होते हैं। एफ एक्टिन की फुल फॉर्म क्या होगी मैम, फिलामेंटस एक्टिन होगी। एफ एक्टिन पॉलीमर है मैम, तो इसका मोनोमर क्या है मैम, जी एक्टिन। जी एक्टिन हो गया मैम तो ग्लोबुलर एक्टिन। और पूरे एफ एक्टिन के ऊपर बच्चों पूरी इसकी लेंथ में क्या एक उसको लिपटा रहता है, क्या उसके ऊपर रहता है पूरी लेंथ में, ट्रोपोमाइसिन रहता है जो एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ट्रोपोमाइसिन के ऊपर मैम रेगुलेट इंटरवल्स में एक हमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट मैम क्या करती है, हमारी जो एक्टिन के ऊपर एक एक्टिव बाइंडिंग साइट है मायोसिन से अटैच करने के लिए, उसे क्या करती है, रेस्टिंग स्टेट में मास्क कर देती है। ठीक है। अब देखो ईच मायोसिन के ब्रैकेट में लिखा है थिक फिलामेंट, तो मायोसिन कैसा फिलामेंट है बच्चों, थिक फिलामेंट है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी कैसे प्रोटीन है बच्चों, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, पॉलीमर है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमाइसिन। मोनोमर क्या बच्चों, मीरोमाइसिन है। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ये बहुत सारे म्यूरोमाइसिन मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। ईच म्यूरोमाइसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। हर म्यूरोमाइसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो ग्लोबुलर हेड विद द शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड है उसके साथ में एक शॉर्ट आर्म है और एक टेल है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी म्यूरोमाइसिन, जो शॉर्ट आर्म है और जो हेड है उसको तो बोलेंगे बच्चों हैवी म्यूरोमाइसिन, और जो लेटर हमने बाद में बात की इसकी जो टेल की उसे क्या बोलेंगे बच्चों, लाइट म्यूरोमाइसिन। द हेड जो द हैवी म्यूरोमाइसिन कंपोनेंट, उसके बाद में क्या होगा, हेड होगा, शॉर्ट आर्म होगा। प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फॉर्म द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म। जो ये एंगल बना है उसे क्या बोल देंगे बच्चों, क्रॉस आर्म बोल देंगे। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएच एंजाइम, इसके पास में क्या होगा बच्चों, एक्टिव एटीपीएच एंजाइम होगा। हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, एटीपी को बाइंड करने की साइट होगी बच्चों क्या होगी, एक्टिव साइट होगी फॉर एक्टिन के लिए। तीन चीजें हैं इसके पास में, एटीपीएच प्रॉपर्टी है इसके पास में एंजाइम की, इसके पास में एटीपी को बाइंड करने की साइट, और इसमें पास में ऐसी साइट है जहाँ से एक्टिन भी बाइंड कर सकती है। आई होप आपको हैवी म्यूरोमाइसिन, लाइट म्यूरोमाइसिन समझ में आएगा, म्यूरोमाइसिन की पूरी स्ट्रक्चर समझ में आएगी। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसी डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश तो की थी आपके सामने। देखो ये क्या हो गया बच्चों, एक एफ एक्टिन हो गया और दूसरा एफ एक्टिन हो गया। दो फिलामेंटस एक्टिन के जो ये होते हैं एफ एक्टिन जो होते हैं एक दूसरे के पास हेलिकली बाउंड अरेंज होते हैं। इसके ऊपर पूरी लेंथ में बच्चों ये एक प्रोटीन लिपटी हुई दिखाई दी आपको, जिसे बोला गया बच्चों ट्रोपोमाइसिन। और कुछ इंटरनल तीन देखो सब यूनिट बना के दिखाई हुई, इन्हें क्या बोला गया बच्चों, ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोमाइसिन है देखो इसके एक ध्यान से देखोगे ब्लैक कलर से, तो देखो एक जो सब यूनिट है बच्चों वो एक्टिन के ऊपर बाइंड करती हुई दिखाएगी आपको। ध्यान से देखो ये जो मैंने मार्क की है, एक बच्चों इसकी सब यूनिट जो है वो ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करके दिखाएगी, और ये की जो सब यूनिट बच्चों यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे किससे बाइंड करेगी बच्चों, कैल्शियम से बाइंड करेगी। आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है। ये तो हो गया बच्चों आपका थिन फिलामेंट हो गया जो एक्टिन से मिलकर बनता है। अब देखो थिक फिलामेंट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्टिन फिलामेंट मायोसिन मोनोमर मीरोमाइसिन। ये तो मायोसिन का मोनोमर दिखाया गया, ऊपर क्या दिखाया गया, हमें एक्टिन फिलामेंट दिखाया गया, क्योंकि एक्टिन के क्या बोलते हैं मोनोमर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस ये ग्लोबुलर एक्टिन है बस ऐसे, और उसके ऊपर एक्टिन को ये बाइंडिंग साइट है, इसको स्पेशल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मीरोमाइसिन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी है ऐसी जिसको दिखाना चाहिए। ये तो होगी बच्चों टेल, अगर यहाँ पे मार्क करने के लिए आ जाए तो आप कर सकते हो टेल होगी। ये हो गया हेड बच्चों, और यहाँ पे छोटा जो एंगल में उठा हुआ पोर्शन होगा जो एंगल्स में होगा बच्चों, इससे क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म बोलेंगे। और शॉर्ट आर्म और हेड को मिला के पूरा क्या बोला बच्चा, इसको क्या बोला पूरा बच्चा, क्रॉस आर्म बोल दिया। तो ये क्या हो गया बच्चा, हमारा क्रॉस आर्म हो गया। क्रॉस आर्म जो होगा बच्चों वो कैसे होगा, हैवी म्यूरोमाइसिन आप इसे लिख सकते हो। और जो टेल होगी बच्चों वो कैसे होगी, वो लाइट म्यूरोमाइसिन होगी। और हेड के ऊपर देखो बाइंडिंग साइड दिखाएगी, एक्टिन की बाइंडिंग साइड दिखाएगी और एटीपी की बाइंडिंग साइड दिखाएगी। अगर आपको ये डायग्राम मार्क करना चाहिए ना, तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी कि एक्टिन की बाइंडिंग साइड ऊपर दिखाई गई है, बाइंडिंग साइड है इसके पास में, दोनों में पता है, पर एक्टिन की बाइंडिंग साइड डायग्राम में ऊपर दिखाई गई है, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम देगा वो करने के लिए, लेबल करने के लिए पेपर में, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और एटीपी बाइंड साइड ऐसे साइड में दिखाएगी, और इसके हेड के पास में एक प्रॉपर्टी और भी एटीपीएच एंजाइम की, जिसे एटीपी को बाइंड करके उसको तोड़ भी सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है और एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप आपको इस डायग्राम समझ में आ गया। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। हैवी म्यूरोमाइसिन क्या होता है, लाइट म्यूरोमाइसिन क्या होता है, टेल क्या होता है, क्रॉस आर्म, सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, या फिर इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास बड़ी बहुत हुई बच्चों, कल की क्लास का मुझे वापस से समझाना था, तो आज की क्लास बड़ी होगी। कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सभी का।
सॉरी, थोड़ी तबीयत भी खराब रखी है। थैंक यू आप सभी का क्लास को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। ऐसे अपना बहुत गंदा फेस बना है, ऐसे अपना फेस तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।